नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महाजनपद काल का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। कल हमने महाजनपद काल में पढ़ा था कि महाजनपदों का वर्णन किन ग्रंथों में किया गया है, महाजनपदों की राजधानियाँ, उनके राजा और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद हमने जाना था कि मगध साम्राज्य महत्वपूर्ण क्यों था और मगध पर किन किन वंशों ने शासन किया था। हमने कल हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि हर्यक वंश के बाद वहाँ पर शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश ने शासन किया। पहला हमारा पॉइंट आज का है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी, आपको पता है। शिशुनाग की सफलता क्या थी कि उन्होंने अवंती, वत्स और कौशल पर विजय प्राप्त की थी। उसके बाद वैशाली उनकी दूसरी राजधानी थी, यानी कि पाटलिपुत्र पहले उनकी राजधानी थी और उसके बाद उन्होंने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। कालाशोक उसके बाद उनका शिशुनाग वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और उन्होंने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अब पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न आपने जाना था कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु ने किया था। आज हमने जाना कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक ने वैशाली में किया था। अब नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद मगध पर नंद वंश ने शासन किया। अब नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। अब महापद्म नंद को दो उपाधियां दी गई जिनके बारे में बार बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि अक्षत्रियों का नाश करने वाला होने के कारण उन्हें सर्व अक्षत्रांतक कहा जाता था और परशुराम का दूसरा अवतार होने के कारण उन्हें भार्गव भी कहा जाता था। अंतिम शासक हुए हैं नंद वंश से धनानंद। माना जाता है कि बहुत सारा धन होने के कारण उन्हें धनानंद कहा जाता था। अब धनानंद सिकंदर के समकालीन थे। ये बार बार पेपर में प्रश्न आता है कि जिस समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ उस समय नंद वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था। अब आपको पता चला कि धनानंद उस समय शासन कर रहा था और धनानंद को पुराणों में अग्रमीज कहा गया है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे मतलब धनानंद को हराकर मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। आई होप कि आपको प्रश्न समझ आया होगा और मौर्य साम्राज्य के बारे में हम आने वाले टॉपिक्स में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। अब जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट दिखा रहा है ईरानी आक्रमण। जिस समय मगध पर हर्यक वंश का शासन था उसी समय भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ईरानी आक्रमण होता है। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण हमकानी वंश के शासकों ने किया। अब हमकानी वंश ईरान का वंश है और इसके जो साइरस नामक आक्रमणकारी ने, विदेशी आक्रमणकारी ने भारत पर आक्रमण किया। अब दूसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पेपर में आता है कि दारा प्रथम ने 517 बीसी में भारत पर आक्रमण किया, जो कि भारत पर एक सफल आक्रमण माना जाता है, किसी विदेशी का सफल आक्रमण, जो कि पेपर में आएगा कि भारत पर विदेशी आक्रमण, सफल आक्रमण किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा के 3 अभिलेख इस आक्रमण को स्पष्ट करते हैं। अब पेपर में प्रश्न आएगा कि निम्न में से ये अभिलेख किससे संबंधित हैं, या फिर प्रश्न होगा कि दारा के इन 3 अभिलेखों में वर्णित विषय क्या है। आप बताएंगे कि इनमें भारत के पश्चिमोत्तर भाग में किए गए आक्रमण का विषय बताया गया है, यानी ये प्रमाण दिया गया है कि भारत पर के पश्चिमोत्तर भाग में दारा ने अटैक किया था। कौन से अभिलेख हैं? बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम। नेक्स्ट, हेरोडोटस ने माना, इतिहासकार हेरोडोटस ने माना है कि दारा प्रथम का भारतीय क्षेत्र 20वां प्रांत था। दारा तृतीय को हराकर सिकंदर ने हमखानी शासन का अंत किया था, यानी सिकंदर ने जिस समय धनानंद शासन कर रहा था मगध पर, भारत के पश्चिमोत्तर भाग में दारा तृतीय का शासन था और उसको हरा करके सिकंदर ने यहाँ से
हमखानी शासन का अंत कर दिया था। अब नेक्स्ट पॉइंट, ईरानी आक्रमण का प्रभाव। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक से कि ईरानी आक्रमण के फिर भारत पर क्या प्रभाव हुए। पहला पॉइंट, खरोष्ठी लिपि का भारत में प्रचार हुआ, ईरानियों की अरमाइक लिपि का प्रचार हुआ। और तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न, अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू हुई। अब आप जानेंगे कि मौर्य सम्राट अशोक ने धारा प्रथम से ही प्रभावित होकर अभिलेख लिखने, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला शुरू की, प्रथा शुरू की, जो कि आप मौर्य साम्राज्य में विस्तार से जानेंगे। आई होप कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम महाजनपद काल के बारे में प्रश्नोत्तर करेंगे। आप जानते हैं कि छोटा सा टॉपिक था महाजनपद काल। इसमें से आज का पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे। आई होप कि आंसर आपको पता है, 16 महाजनपद। महाजनपद के क्या भाव है, यानी महाजनपद का क्या अर्थ है। आप जानते, विशाल राज्य। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य राजतंत्र नहीं था। आप जानते हैं कि मल उस समय राजतंत्र नहीं था, और राजतंत्र नहीं था तो क्या था, गणतंत्र था। अब नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन सा राज्य गणतंत्र था। तो तीनों गणतंत्र थे। आप जानते, पांचाल, अंग, मल, यानी तीनों उपरोक्त सभी गणतंत्र थे। निम्न में से कौन सा राज्य आरंभ में शक्तिशाली था। अब प्रश्न जांचिए, कई बार पेपर में प्रश्न यहीं से गलत होता है, हम प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, गलती हो जाती है। प्रश्न आरंभ में पूछा गया है, अंत में नहीं पूछा गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में काशी शक्तिशाली था। उसके बाद काशी जनपद की राजधानी का क्या नाम था, आपको पता है, वाराणसी था। और कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती था। कल हमने बिल्कुल जाना कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती में एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा महात्मा बुद्ध ने उपदेश वहीं पर दिए थे। आई होप कि आपको याद होगा अभी तक। नेक्स्ट आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौशल जनपद का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था। हमने पढ़ा था कि प्रसेनजीत था, जिन्होंने अपनी बहन कौशल देवी की शादी बिंबिसार से की थी। नेक्स्ट, चंपा की किस जनपद की राजधानी थी। आई होप कि आपका आंसर आता है, अंग जनपद की। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। नेक्स्ट, कुशीनगर किस जनपद की राजधानी, आपको पता है, मल की राजधानी पावा भी थी, कुशीनगर भी थी। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, आपको पता है। अंग जनपद की राजधानी आपको पता है कि अंग की चंपा है, पहले भी पढ़ा है आपने। कौशाम्बी किस जनपद की राजधानी थी, आपको पता है कि वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कुरु जनपद की राजधानी, दोबारा फिर प्रश्न आ गया है कि इंद्रप्रस्थ। उसके बाद चंड प्रद्योत महासेन का संबंध किससे है। हमने जाना कि अवंती के वो महत्वपूर्ण राजा होते थे। अवंती गणराज्य की राजधानी उज्जैनी, हमने कल भी जाना था। तक्षशिला किस राज्य की राजधानी थी, आपको पता है, गांधार की राजधानी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गांधार का शक्तिशाली शासक कौन था। आपने जाना कि उस समय पुरुषाति गांधार का शक्तिशाली शासक था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन सा जनपद शक्तिशाली नहीं था। तो आप जानेंगे अंग शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि अंग पर ही सबसे पहले मगध साम्राज्य ने विस्तार, यानी उसको अपने काबू में कर लिया था, विजयी कर लिया था। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के अंत में निम्न में से कौन सा जनपद सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया था। आपने कल जाना कि मगध बन गया था। बिंबिसार कहाँ का शासक था, आपको पता है, मगध का शासक था। बिंबिसार का संबंध किस महाजनपद से था, आपको पता, मगध से था। बिंबिसार मगध का शासक कब बना, 544 ईसा पूर्व में बना। ये तिथि याद रखिए, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगध की आरंभिक राजधानी का नाम राजगिरी, यानी राजगीर भी कहते हैं, हमने पढ़ा था। बिंबिसार ने निम्न में से किस राजकुमारी के साथ विवाह करके अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था। कल हमने पढ़ा था कि ये पत्नियों के नाम इसलिए नहीं बताए गए हैं, ये बताए गए कि उन्होंने अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए ऐसा किया था। तो कौशल देवी, चेलना और अक्षेमा, यानी तीनों से उन्होंने अपनी शादी की थी। बिंबिसार की कौन सी रानी लिच्छवी वंश से संबंधित थी।
कल हमने पढ़ा कि चेलना जो थी वो लिच्छवी वंश से थी, कौशल जो थी वो प्रसेनजीत की बहन थी, यानी अवंती के शासक जो थे। उसके बाद यानी कौशल देवी प्रसेनजीत की बहन थी। क्षेमा जो थी वो मद्र देश की थी, यानी आपका आंसर रहेगा चेलना। उसके बाद बिंबिसार के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? हमने जाना कि उसने 544 ईस्वी में से 492 ईस्वी तक शासन किया था। उसने लिच्छवी वंश की रानी चेलना से विवाह करके दहेज रूप में काशी प्राप्त किया था। लेकिन हमने जाना था कि उन्होंने काशी प्राप्त तो किया था, लेकिन जो कौशल की राजधानी कौशल देवी और प्रसेनजीत की बहन से शादी करके उन्होंने काशी प्राप्त किया था। पता है आपको? नेक्स्ट, बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु, आपको पता है। अजातशत्रु का संबंध मगध से था, आपको पता है। अजातशत्रु का निम्न में से किसके साथ लंबे समय तक संघर्ष रहा? कौशल के साथ, क्योंकि आपने कल जाना था कि कौशल के राजा प्रसेनजीत वो काशी दोबारा हासिल करना चाहते थे। मगध व कौशल राज्य के बीच में किस प्रदेश के कारण संघर्ष रहा, ये भी आपको पता है, काशी की वजह से। और अजातशत्रु ने का दूसरा महत्वपूर्ण गेनिंग पॉइंट क्या था? वैशाली को भी उन्होंने कब्जा लिया था। और कितने साल लगे? 16 वर्ष लगे। आई होप कि आज के प्रश्नोत्तर आपको अच्छे लगे होंगे, समझ भी आए होंगे। और please subscribe the channel and share and like also. Thank you and have a nice day.